बुज़दिल सियासतदान हैं और करप्शन के केसेस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये बीमारियां रखते इसलिए हैं कि जमानत में आसानी हो। डील से नाकामी के बाद ये ढील की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौन को इत्मीनान में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब। मेरे PAC में जाने से घबराहट नहीं रही, चीखें क्यों निकल गई हमारे। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। अब मुल्क के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म इन दिनों अलील हैं। कोट लखपत जेल की इंतज़ामिया ने उन्हें सर्विसेज हस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया है। खबर है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। अब उनके तबी मुआयने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अमराज कलब के माहिरीन पर मुश्तमिल खसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसने 30 जनवरी को 2 घंटे तक कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब का तबी मुआयना किया और नवाज शरीफ साहब को हस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। अब खुदा उन्हें सेहत अता फरमाए, मगर क्या आराइयाँ जो हैं वो भी साथ साथ रूज पर हैं। शेख रशीद साहब जिस मौजूदा हुकूमत की मोहब्बत करते हैं उससे नाला हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब कोई डील या फिर ढील दे रही है। शेख रशीद साहब का मुतालबा है कि ये डील मुफ्त में है या उनके जो एक तरह से हम ख्याल और इत्तेहादी वज़ीर आज़म ने पैसे लिए हैं, कौम को एतमाद में लिया जाए। बीमारी पर सियासत हो रही है या हमारा सियासी निज़ाम बीमार है, एक तवील बहस है, मगर हुकूमत का अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करना बहरहाल ज़रूरी है। जरदारी साहब हुकूमत गिराने के लिए मीडिया का ताउन चाहते हैं। NRO की बाज़गश्त तो है, मगर मुंतखब वज़ीर आज़म को किसका ताउन दरकार होगा ये खुल कर सामने नहीं आया। तो अभी तक अपोजिशन NRO ना मांगने की वजाहत दे रही है और हुकूमती सफ़ों में NRO के चर्चे हैं। मियाँ साहब की खराबी सेहत सियासत को मज़ीद बीमार कर रही है। जानने की कोशिश करते हैं कि असल इशू क्या है। जनाब बाकिर साहब, मेरा सर एक ही पॉइंट है इस तमाम इशू पे। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के तारीख़ के एक हिस्से हैं, उनके जो चाहने वाले भी हैं और जो सियासी मुखालफिन भी हैं वो शायद इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर सकते। इशू जो सिर्फ उठता है सर वो ये है कि अगर आप वज़ीर आला पंजाब तकर्रर हुए 1985 में, अगर उसके बाद आप 3 बार वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुए, मेरे ख्याल से टोटल कोई 9 साल के लगभग ये मुद्दत बनती है, जो शायद कोई शख्स को पाकिस्तान की तारीख़ में नसीब नहीं हो सका। सर आपने ना अपने जो जेल का निज़ाम था उसको बेहतर कर सके, ना जो सेहत का शोबा था उसमें इस्लाह ला सके, इसलिए आज हम ये सब डिस्कशन सुन रहे हैं। उसी सेल में जहां मियाँ नवाज शरीफ साहब कैद हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ जावेद हाशमी साहब भी कैद थे कुछ साल पहले, और मैं और आप दोनों जानते हैं कि उस फैसिलिटी में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो क्या इसमें हम थोड़ा सा सर मियाँ साहब की इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? असद, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। आप उनके ये जो उन्होंने उनकी कारकर्दगी थी हुकूमत के दौरान, आप उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जिस तरह से पनामा केस चला उसके ऊपर भी उन्होंने एक शायद जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखी, उसका भी उनको इल्ज़ाम दिया जा सकता है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में तनाव का भी उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये मौका नहीं है उन चीज़ों को उठाने का, क्योंकि बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल हिस्ट्री रही है और हुकूमत इस वक्त एक कैश 22 की सी सूरत हाल में है कि अगर वो उनको वहाँ पर रखती है और उनको वही जो तिब्बी सहूलियात देती है जो जेल में मुयस्सर है, और उसके बाद कोई ऐसा जो कोई डेवलपमेंट हो जाती है जो इर्रिवर्सिबल है, जो दोबारा से वापस नहीं आ सकती, अगर वो हो जाती है या तो उनकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ जो है, जो इसका हुकूमत का अलमिया वो ये है कि अब जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने उनको वहाँ पे अस्पताल में मुंतकिल किया है, तो लोग वो डील और ढील की बातें कर रहे हैं। और ये चीज़ इसका ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं कि जिन्होंने शुरू से ही ये बयानिया एक डेवलप किया था कि अपोजिशन मुझसे NRO मांग रही है। अब यकीनन जब वो ये कहेंगे और अपोजिशन कहती है ये कि हम NRO नहीं ले रहे, तो वो एक जो होती हैं जिसे कहते हैं ना, दे सेट द टंग्स वैगिंग,
कि सब लोग अब जो मियाँ साहब के जो मुखालिफिन हैं वो यही कहेंगे कि शायद कोई NRO हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल में हुकूमत ने ये दुरुस्त फैसला किया है कि उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भेजा जाए, क्योंकि 3 मुख्तलिफ बोर्ड्स बने हैं अभी पिछले माह के दौरान, जिन्होंने तीनों ने मुत्तफिका तौर पर यही पोजीशन ली कि इनकी सेहत को खतरात लाहक हैं। एक ने कहा एग्रेसिव मेडिकेशन दी जाए, 2 ने कहा हॉस्पिटलाइजेशन की जाए। अब आप मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर NRO हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो प्रायोरिटी मेरी नज़र में है वो एक शख्स की उसको जो तिब्बी अटेंशन देनी है, ये उसका मामला बनता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, उस मेडिकल बोर्ड में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी है, AFIC, PIC, RIC सब इस बात पे मुतफिक हैं और उसी सफ़े पे भी खड़े हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अब अगर हम इस साइड पे आ जाएं कि जी हुकूमत क्या कुछ कह रही है, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, तो वो यही जो NRO का बयानिया है जनाब। और अगर आप बाकी भी देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान या जिनको पैनमा से मुंसलिक किसी तहकीकात में रियासत बुला रही है, चाहे वो इसाक डार साहब हों, चाहे वो हुसैन नवाज साहब हों, चाहे वो हसन नवाज साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हों, जिन पे मुख्तलिफ करप्शन के रेफरेंसेस आ चुके हैं सामने पंजाब सूबे के हवाले से, तो तब ये बात की जाती है कि जी अब आप इनको बाहर पैराशूट करेंगे, जिस तरह पहले भी 1999 में आपने किया था, तब डील भी बनी थी। बाद में साद हरीरी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जी हमारा तो जो मुआहदा था वो 10 साल का था, मियाँ साहब 7 साल में वापस आ गए। तो उस तमाम तारीख को सामने रख के बाकर साहब क्या समझते हैं आप? नहीं, असद ये जिस तक हमारा एक तारीख रही है और मियाँ साहब एक खुफिया एग्रीमेंट के ज़रिए जो आज तक मंजर आम पर नहीं आ सका, मुशर्रफ के साथ जो उन्होंने किया था और वो गए, वो एक माजी का हिस्सा ज़रूर है हमारा। लेकिन मैंने वही कह रहा हूँ कि ये यकीनन ये चीज़ें शकूक व शुबहात पैदा करती हैं, लेकिन उन शकूक व शुबहात को हम वजह बनाकर एक शख्स को हम सिर्फ ये देखें, ये छोड़ दें कि वो एक 3 बार वज़ीर आज़म रहे या वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह है या कायद है, तो वो इस चीज़ को हम एक तरफ रख दें। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हम रिस्क नहीं ले सकते, या हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ कि वो रिस्क नहीं ले सकती कि वो एक शख्स को उसकी ज़िंदगी को दाव पे लगा दे सिर्फ इस वजह पर कि हमें शक है कि पीछे से जनाब ये बहाना कर रहे हैं, इनकी बीमारी इतनी सीरियस नहीं है, शायद ये डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उनको वो जैसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा कि वो बीमार हैं, उनकी हिस्ट्री रही है, उनका बाईपास हुआ है। लेकिन बाकी साहब आपको लग रहा है कि कोई इस तरह का रिस्क वाजे है, कंसिडरिंग मेडिकल बोर्ड की बात सुनी गई है और मियाँ नवाज शरीफ साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इससे पहले भी सर आपने जो बात की कि जी ये सब माजी का हिस्सा है, लोग उनको सिविल मिलिट्री और पैनमा वगैरह के कसूरवार ठहराते हैं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा जनाब। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरजीह नहीं रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ इधर रेलेवेंट है क्योंकि पिछले 30 साल से मोर और लेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही आपकी इक़्तिदार में रही है। तो हम कहाँ देखें फिर जनाब? नहीं, असल आपकी बात वो ठीक है, लेकिन हम इनको जो है इस वक्त उसकी सजा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप दें कि जनाब ये अब चूंकि वो उन्होंने जेल की सहूलियात बेहतर नहीं की हैं, अब चूंकि वो बीमार हैं तो उनको भी जेल में वही सहूलियात लेनी चाहिए जनाब। ये आपका चाहे इंटरनेशनल लॉ है, चाहे मुख्तलिफ जो महज़ब दुनिया है, वहाँ पर है कि कोई कैदी है उसको सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर होनी है, कि जो इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि जो बेस्ट अटेनेबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं जो उनको या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो उनको आपने प्रोवाइड करनी है। अब हम नवाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म ज़रूर हैं वो, लेकिन उस तनाज़र में नहीं, एक कैदी के तौर पर जो जेल में सजा काट रहा है और उसके ऊपर वो हुकूमत उस पर वो हक रखता है कि हुकूमत उसको वो तिब्बी सहूलतें मुयस्सर करे, उसके लिए हम उसको प्रोवाइड करना है। जनाब NRO पे भी आ जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है, अभी मुल्तान में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई इस तरह का NRO नहीं मांगा।
तो अगर उस बात को भी उठा लें जनाब, और ये मैं एक बात मुझे याद आई थी जो अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब के कन्विक्शन के सूरत में जो आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो शायद खकान अब्बासी साहब ही बन जाएं। आपको याद होगा कि राजा ज़फ़रुल हक साहब और राना सनावला साहब दोनों अशखास की बड़ी तवील एसोसिएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। उन दोनों ने इस बात को मुस्तरद किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जी साथ शहबाज शरीफ साहब की कन्विक्शन अभी हो नहीं पाई। तो आपको क्या नज़र आ रहा है जनाब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक ठोस अपोजिशन का किरदार अदा करना है, जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, मरियम नवाज़ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो एक वो फाउंडिंग एनिवर्सरी थी दिसंबर में, उसको भी नहीं उन्होंने अटेंड किया। क्या आपके अपोजिशन लीडर को जेल से ये पब्लिक अफेयर्स कमेटी और फिर वापस जेल इस तरह वो करना चाहिए सर्कुलेट? नहीं, वो उसमें तो कोई कटगन उनकी नहीं लगती कि वो जेल में हैं, या ये तो एक उनका एक ट्रायल है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो चल रहा है, और मेरे ख्याल में सब लीडर्स को उसको सबमिट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ उनकी पार्लियामान ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है, चूँकि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, और पाकिस्तान की जो अभी जो रिसेंट डेमोक्रेटिक एक ट्रेडिशन हमने इस्टेब्लिश की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, तो उस पर हुकूमत ने भी आके इस चीज़ से एग्री किया और उनको बनाया। मेरे ख्याल में हमने उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बाकिर साहब मैं कह रहा हूं, गया अदालत ने भी इसको बाकिर साहब दिया कि जनाब उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चलें, मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था, मैं इस बात को कंसीड करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, क्योंकि ये आखिरकार एक पार्लिमानी जमहूरियत है, अगर उनको बार बार कस्टडी में जाना पड़ रहा है तो क्या उनके ऑपोजिशन के रोल में कुछ रुकावटें नहीं पैदा होती? क्या शायद खकान अब्बासी साहब या किसी और शख्स को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल नहीं संभालना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ ये मियां साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब और फिर मरियम नवाज साहिबा और फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब तक ही ये क़यादत महदूद रहेगी? अच्छा, ये एक जो आप फिर उस दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, उसमें यह है कि एक उनका डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का पीएमएलएन का एक इशू है, वो अभी तक मौजूद है, उसको वो किस तरह एड्रेस करते हैं। मेरे ख्याल में पीएमएलएन को जल्द बदेर उसको एड्रेस करना पड़ेगा जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने है वो हमने उनको एक्सेप्ट करना है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और वो अपनी जो उस ओहदे से मुंसलिक जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी की सारी अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह एक हकीकत रखती है। पीएमएलएन के अंदर भी उस पर सोच हो रही होगी कि हमें अब शरीफ फैमिली से बढ़ के आगे देखना होगा अगर हमने अपनी सियासी बका करनी है, क्योंकि जब तक ये केसेस में फंसे रहेंगे तो ना ये कोई वाज़े पॉलिटिकल स्टैंड ले सकेंगे, क्योंकि जब भी कोई उन्होंने कोई शायद नरमी दिखाई तो यही समझा जाएगा कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। जिससे अब हुकूमत एक बड़े लेजिटिमेट इशू पे उनको अस्पताल भेज रही है, तो उनके अपने ही अंदर से हलीफ और उनके अपने ही जो काबीना के अरकान है वो भी चमगोइयों में मसरूफ़ हैं कि शायद एनआरओ दिया जा रहा है। लेकिन इसी तरह दूसरी साइड पर अपोजिशन के भी देखें कि अगर वो कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट करती है, अभी आपने देखा होगा किस तरह से एक वहां पर स्टेलमेट चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, अगर उसको एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट में कन्वर्ट करते हैं ऑपोजिशन लीडर और आगे इंपॉर्टेंट कानून साजी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उस पर कोऑपरेट करते हैं तो वहां पर भी एक गॉसिप शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए पीएमएलएन के अंदर भी सोच होनी चाहिए कि ठीक है, मियां शहबाज शरीफ साहब पे केस चल रहे हैं, हमें को अल्टरनेट लीडरशिप सामने लानी चाहिए। जब वो इन चीज़ों से फारिग हो जाएंगे भले से आके वो ले लें, या पार्टी के आगे उसको चलने के लिए हमें एक वो जो फैमिली से बाहर पार्टी को निकालने की भी जरूरत है। लेकिन जब तक वो फारिग हो जाएंगे इन तमाम केसों से, इट माइट बी टू लेट। और आपने जिस तरह कहा कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट तो हम हर चीज़ कर लेते हैं, तस्लीम हम हर चीज़ को कर लेते हैं। बात यह है कि आप किस तरह की तजवीज़ सामने रख रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब को अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो बहुत ज़्यादा अहम ओहदा है वो किसी और को रिलिंक्विश करना चाहिए कि नहीं? आपने बात बहुत तामीरी की बाकिर साहब, मीनिंगफुल इंगेजमेंट की, और अभी आपने कहा कि एक तरह से स्टेलमेट बना हुआ है। बहुत सुनने को मिल रहा था कि अस्करी अदालतों के मुतालिक डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नहीं इनको रिन्यू होने देंगे, पीएमएलएन ने कहा हम इनको नहीं रिन्यू होने देंगे, और फिर क्या हुआ?
वही शहबाज शरीफ साहब जिनके जो PMLN की चलें एक नज़रियाती विंग उसे कहते हैं, वो क्या नज़रिया है उस पर एक और शो हमें करना होगा। वो भी इस बात से थोड़ी से खफा नज़र आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अस्करी अदालतों का एक किरदार है और उन्हीं की वजह से दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा कम हुई है, और उनके लहजे में भी एक तरह से नरमी थी इन अदालतों के मुतालिक। तो क्या ये मीनिंगफुल इंगेजमेंट है सर कि ये तमाम सियासी जमातें फिर से एक सफ़े पे खड़े होने जा रही हैं और वो भी सिर्फ अस्करी अदालतों के मुतालिक? असद, आपको अस्करी अदालतों पे मेरा व्यू तो पता है कि किसी तरह से उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि वो अपने मफादात से बालातर होकर आवाम के राइट्स के इंटरेस्ट में खड़े हो और उनको रिप्रेजेंट करें। ये वो एक पोजीशन है। लेकिन अगर उनका एक पर्सनल व्यू है इस तरह से कि, और वो शायद उन्होंने इस वजह से भी लिया हो कि उन्होंने अभी पिछले साल तक 2 साल पहले उन्होंने इनको एक्सटेंड किया, उनकी पार्टी ने एक्सटेंड किया, तो अगर आज वो अपोज कर रहे हैं तो हुकूमत में होते हुए क्यों नहीं अपोज किए? शायद वो उसकी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो। लेकिन जिस तरह मैं इशारा कर रहा था कि अगर वो कोई भी इस तरह की प्रपोजल लाते हैं जो हुकूमत को सूट करती है या किसी और हल्के को सूट करती है, तो यही समझा जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त PMLN की भी इंटरेस्ट में है, जिस आपने कहा कि उनको एक ऑल्टरनेट लीडरशिप सामने लानी चाहिए। लेकिन जब तक वो पार्टी खुद ये फैसला नहीं करती तो उसमें हमें तो यही है कि वो चूंकि बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन की, तो वही अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देगी। चलें सर, उम्मीद यही करते हैं कि साथ साथ मियां ना सिर्फ फिर से सेहतयाब हो सकें, लेकिन जो हमारा एक तरह का एक पार्लिमानी प्रोसेस है उसमें शहबाज शरीफ साहब को शायद जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पोजीशन है वो शायद खकान अब्बासी साहब या किसी और डिज़र्विंग लीडर को रिलिंक्विश करनी चाहिए। अगले हिस्से में बात करेंगे इन्हीं सियासी सरगर्मियों की और महंगाई की जो अब एक नए 4 साल पीक पे देखने को मिलती है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हालांकि मुश्किल दिन देखने को मिल रहे हैं, जल्द अज जल्द हम इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। जनाब बाकिर साहब, जब आप हाई है 7.2% का आपका इन्फ्लेशन रेट सर्च कर चुका है, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसको कंपेयर करना है तो इसी महीने पिछले साल 3.8% महंगाई का मसला था। तो जब आप इन रेट्स को देखते हैं सर, और महंगाई आपको पता है बहुत एक बुनियादी मसला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी यही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है मईशत के ज़रिए, किस तरह आप इसको देखते हैं? क्या ये मज़ीद कोई इंस्टेबिलिटी का ये बन सकता है सोर्स? असद, आपने दो मुख्तलिफ मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने कनेक्ट करने की बड़ी खूबसूरती से कोशिश की है कि इस वक्त जो मेरी कुछ वज़रा से बात भी हुई तो वो कहते हैं कि हमें अपोजिशन से, जो कि किसी लम्हे आपको नज़र आती है हाथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, वो उससे इतना हमें ख़तरा नहीं जितना इकॉनमी से ख़तरा है। इकॉनमी ये इनका सबसे वीक पॉइंट रहा है, अगरचे ये अपने आप को समझते थे कि इकॉनमी ही इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, उसी के ऊपर ये काम करेंगे, लेकिन आकर ये हुआ। आपने बात की कि 4 मंथ्स हाई नहीं, 4 ईयर्स हाई है इस वक्त। माजरत 4 ईयर हाई, 4 मंथ हाई। ज़्यादा महंगाई इस जनवरी में अब तक पहुंच चुकी है 7.2%। अब अगर आम नाजरीन को बताना हो कि इसका मुराद यह है कि जिस रफ्तार से चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं उसी रफ्तार से लोगों की आमदन नहीं बढ़ी, इस वजह से जो फ़र्क आया है उसकी वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद 7.2% कम हुई है। लेकिन यहाँ पर 7.2% का एक और मैं फिगर यहाँ कोट करूँ, 8.7%, इसको कहते हैं कोर या बुनियादी अफराते ज़र। उससे मुराद यह है कि अगर ये फूड या जो आप खाने के आइटम्स लेते हैं मार्केट से, या पेट्रोल और बिजली की कीमतें अगर आप एक साइड पे कर दें, क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, उतार चढ़ाव। अभी देखें इस महीने की शुरू में 60 पैसे शायद कि 50 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, इसी तरह सब्जियों की कीमतें, दालों की कीमतें ऊपर नीचे आती रहती है। तो उनको एक साइड पे रख दें तो अफराते ज़र जिस तरह से बढ़ रहा है वो 8.7% है। ये आपको एक बेहतर तस्वीर देता है कि किस रफ्तार से महंगाई हो रही है। और अगर आप ये थोड़े से जो एस्टिमेट्स हैं और प्रोजेक्शंस हैं वो देखें कि IMF ने कहा हुआ है कि इस साल जुलाई तक
14% तक ये चला जाएगा। ये एक महंगाई का तूफान है, जबकि स्टेट बैंक का ये ख्याल है कि 8% तक जाएगा, जबकि गवर्नमेंट 6% का कहती थी, वो तो 7.2 पे हम जाके क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ तो महंगाई आ रही है, दूसरी तरफ जो है लोगों को बेरोजगार हो रहे हैं। तो जब ये मिलके एक ऐसी सिचुएशन रेसिपी बन रही है कि जहाँ पर आपके लिए सियासी जो आपकी इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, ये लोग अपोजिशन की तरफ माइल होंगे। उन्होंने कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि अपोजिशन का जो PMLN इक़्तिदार में थी, तो उनको कोई ज़्यादा देर नहीं हुई हुकूमत से गई हुई, लेकिन लोगों में वैसे ही एक वो होती है, एक प्रोक्लेविटी होती है, इंक्लिनेशन होती है कि दूसरी तरफ की तरफ देखना शुरू करो। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर PTI को ख़तरा है तो वो अपोजिशन से नहीं है, वो इस इकॉनमी से है। और ये इकॉनमी को रिवाइव करने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे या कोई सीरियस कदम नहीं लेंगे, इससे नहीं होगा। अभी तक जो हो रहा है, सऊदी अरब से पैसे आ गए, UAE से पैसे आ गए, कतर वालों ने वादा कर दिया, चाइना ने वादा कर दिया, ये सब पैसे ज़रूर आ रहे हैं। ये आपकी इकॉनमी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो आपको आपको डिफॉल्ट में जाने से रोके रखेंगे, इकॉनमी अफ्लोट रहेगी, लेकिन जो आपके बुनियादी मसाइल है इकॉनमी के, वो हल नहीं होंगे और आम आदमी ये सफ़र करता रहेगा। ये आम आदमी का मसला है, इस पर ना तो सियासी जमातें इस तरह से वावेला करती हैं। सियासी जमातें आपको ज़्यादातर पॉलिटिकल इशूज़ पे करती हुई नज़र आएंगी, लेकिन ये वो मसला है जो हर घर को अफेक्ट कर रहा है कि आज उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक नीचे जा चुकी है। आपने कहा कि जी ये जो एक तरह से इनको थ्रेट पोज होता है, ये ऑपोजिशन से पोज नहीं होता, ये मईशत से होता है, यानी अपने आप से होता है। ये भी देख लेना चाहिए है कि इसी हुकूमत ने अपने सालाना महंगाई का जो टारगेट था वो 6% रखा था। अक्टूबर के महीने ही ये अब जो टारगेट है उससे आगे बढ़ के इन्फ्लेशन अब 7.2% पे पहुंच गई है। जिस तरह बाकिर साहब ने फरमाया, ये मसला सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों की हद तक नहीं, ये हर एक शख्स को अफेक्ट करता है और उम्मीद है कि इस पे जल्द अज जल्द काबू पाया जाएगा। अगले हिस्से में बात करेंगे कराची शहर की और अदालत उज़्मा के फैसले की कि जो गैर कानूनी इमारतें हैं उनको फिलफौर गिराना चाहिए। उस पर क्या कुछ सियासी जमातों की तरफ से एक तरह का बयानिया सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे अदालत उज़्मा के फैसले की कि 500 के लगभग कराची में गैर कानूनी इमारतों को गिराया जाए। जनाब बाकिर साहब, सिंध के लोकल गवर्नमेंट्स मिनिस्टर सईद गनी साहब का भी यही कहना है कि इस्लामाबाद को उनकी आवाज़ नहीं जा रही। वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को वफाक की तरफ से कोई ज़राए अलॉट नहीं हो रहे और कि सिंध हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि इस तरह के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। वो इतने लोगों को बेघर नहीं करना चाहते और कह रहे हैं कि मैं इससे पहले रिज़ाइन करूँगा। क्या राय रखते हैं जनाब? असद, आपने देखा होगा कि इस इशू के ऊपर तमाम सियासी जमातें जो कराची में हैं, MQM है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, सब ने यकसा मौक़िफ़ रखा हुआ है कि लोगों को बेघर ना किया जाए। बजा तौर पे बेघर करना एक बड़ा जालिमाना कदम है, जो और जिन लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक तकलीफ़देह है, क्योंकि कई सालों से बल्कि दिहाइयों से वो वहाँ कारोबार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि ये पार्क्स और ये जो पब्लिक एमिनिटीज़ के प्लॉट्स होते हैं, जो आवाम की सहूलत के लिए प्लॉट्स रखे जाते हैं, इनके ऊपर भी इनको क्लियर रखना ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर हमने ये देखना होगा कि जहाँ पर हमने लोगों के इंटरेस्ट को बचाना है, तो वहाँ रहने वालों का भी इंटरेस्ट है, वहाँ जो उन एमिनिटी प्लॉट्स को यूज़ करना या फुटपाथ्स को यूज़ करना वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में है। लेकिन हमें इस साथ साथ जो चीज़ अब देखने वाली है वो ये है कि ये काम जो है इंक्रोचमेंट का, ये अयूब खान के दौर से ही हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी यही काम किया, वो घोटाबाद के नाम से, MQM ने चाइना कटिंग के नाम से वहाँ पर इसको परवान बख्शा। लेकिन जो इशू जो वहाँ पर है वो अभी भी है। अभी भी मेरी आज कुछ लोगों से बात हो रही थी कराची में, तो वो कह रहे थे कि हाईवे के ऊपर, मैं स्कीम्स के नाम नहीं लेता कि फिर लोग एतराज़ करना शुरू होते हैं, नहीं जी हमारी पोजीशन उस तरह से उस तरह से, क्योंकि मुझे एक साइड का वर्जन उधर से पता है कि आज भी घोटाबाद के नाम पर वहाँ पर हाईवे के ऊपर स्कीम्स में कब्जे जारी हैं। तो ये जब कब्जे हो रहे होते हैं तो उस वक्त इनको रोकना चाहिए,
जो पार्टीज़ ने कराए अब, और जिन लोगों ने गलत कमर्शलाइजेशन की प्लॉट्स की, क्योंकि ये जो 500 बिल्डिंग्स हैं ये रेजिडेंशियल प्लॉट से, रहायशी प्लॉट से, इनको कमर्शियल बनाया गया, रूल्स को वायलेट करके बनाया गया। किसी ने कुछ पैसे कमाए होंगे, उनको आप अकाउंटेबल ठहराएं। ठीक है, आपने लोगों का इंटरेस्ट बचाना है जो वहां रहते हैं, लेकिन साथ साथ इस चीज को रोकने के लिए जिन लोगों ने ये गलत कदम लिया था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उनको अकाउंटेबल करें, उनसे ही रिकवरीज करें और मास्टर प्लान को इस तरह से अकोमोडेट करें कि जहां पर लोगों की फ्री मूवमेंट में, उनके एमिनिटी प्लॉट्स की यूटिलाइजेशन में मसाइल आ रहे हैं, उनको एड्रेस किया जाए। बाकिर साहब, क्योंकि वक्त हमारा कम है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हमने इसमें उठाने हैं, ये जो एक सियासी मसला बना हुआ है जनाब, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत देर से मसला है, हम इस शो पे कई बार कह चुके हैं कि पीपीपी का कुछ अब इस तरह का मौक़िफ़ देखने को मिलता है कि जी खुद हुकूमत करनी नहीं है, किसी और को हुकूमत करने भी नहीं देनी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बार बार ये कहता रहा कि जी आप इख्तियारात को मज़ीद डिवॉल्व नहीं होने दे रहे, और आयरॉनिकली ये वही सियासी जमात है जिन्होंने इस मुल्क को 18वीं तरमीम दी थी। सईद गनी साहब का ये कहना है कि वफाक की तरफ से वो वसाइल अलॉट ही नहीं हो रहे सिंध हुकूमत को, तो जब सिंध हुकूमत इसी तरह बैठी हुई है कि जी हम बेयारो मददगार हैं, हम क्या कर सकें, इसमें वे फॉरवर्ड क्या है? क्या इस तरह का जो इम्पास बना हुआ है उसको तोड़ दिया जा सकता है? जी असद, जैसे मैंने अभी पिछले आपके क्वेश्चन के जवाब में कहा ना कि इसमें एक तरह की तमाम जमातों में हम आहंगी है कि सबका एक ही मौक़िफ़ है कि लोगों को मुतासर ना किया जाए, लोगों के लिए तकालीफ में इजाफा ना किया जाए। तो मरकज़ पीटीआई के पास है, सूबा पीपल्स पार्टी के पास है, दोनों का जो है वो एक ऑब्जेक्टिव एक है कि लोगों के जो है उसको डिस्कम्फर्ट को बचाया जाए। तो उसके लिए मेरा ख्याल में उनको कोऑपरेट करना चाहिए, और इसका वे फॉरवर्ड यही था कि इनके लिए एक रिहैबिलिटेशन प्लान या मुतबादिल हाउसिंग नहीं बन सकती, प्लान दिया जाए। वो करने सबके लिए रिसोर्सेज चाहिए ना। असल वही तो आप कह रहे हैं कि वफाक रिसोर्सेज नहीं दे रहा, सूबे के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो जो लोग अब तक मुतासर हो चुके हैं उनकी बहाली के लिए मेरा ख्याल में ये इन दोनों सियासी जमातों के सियासी फ़ायदे में ये बात है कि उनको बहाल किया जाए, इसलिए इनको ताउन करना चाहिए अपने दीगर इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए। और जो आइंदा कभी है उसके ऊपर भी इनको सोचना चाहिए कि किस तरह से अब करना चाहिए। लेकिन जो मैं फिर से उस चीज़ के अंडरस्कोर करने की कोशिश करूँगा कि इनको एक अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर, जैसे पूरे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कमर्शलाइजेशन की, प्लॉट्स की या इंक्रोचमेंट्स में मदद की, उन सबको अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट के जनाब, ये जो एक डिस्कशन है कि जी हमारे साथ ठीक नहीं किया जा रहा, हमें उस तरह के ज़राए नहीं मिल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से मुंतखब हुई है, बाइख्तियार हुई है, तो उसके कुछ जो अहम नुमाइंदे हैं वो भी सामने आए हैं और उन्होंने 18वीं तरमीम की काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। बहुत आपके तज्ज़ियाकार भी हैं, अस्करी क़ुव्वतों की तरफ से भी कुछ इस तरह देखने को मिला है कि 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसिज्म होती रही है। बल्कि तो ये भी बताया जाता है कि IMF के शराइत में ये भी शामिल है कि सूबों को उस तरह के वसाइल ना फराहम किए जाएँ, क्योंकि आपका जो फेडरल रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये जो तमाम इश्यूज़ हैं सर, इनको शायद एक तरफ पार करना चाहिए और ये बात तस्लीम करनी चाहिए। ना सिर्फ उसको आपने मुस्तहकम किया है, आपने अपने सूबों और मरकज़ के बीच जो उनका एक ताल्लुक़ है उसको भी स्टेबलाइज किया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके ख़िलाफ़ इस तरह की सेंटिमेंट ना पैदा करें। असद आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यह है कि 18वीं तरमीम को पूरा पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना चाहिए कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करें और आगे इसको देखें कि कोई रुकावट ना बने और जो सूबों और मरकज़ के दरमियान तनाव की सूरत हाल है उसको रिजॉल्व। बिल्कुल ठीक, इसी पॉइंट पे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।